हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। लास्ट क्लास में आपको आनंद आया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ करके। चलिए आज की क्लास में मैं आपको एक बात बताऊंगा जिसकी वजह से प्रोविजन में एक ट्विस्ट भी लाया गया है। अब वो कौन सी बात है? फरवरी 2018 बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाले को 10% पे टैक्सेबल बनाया गया। क्या आपको पता है कि बजट 2018 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था? यस, वो एग्जेम्प्ट होता था, सरकार ने उस पर 10% टैक्स ला दिया। अब आप सुनिए जरा, गवर्नमेंट कहती थी पहले 2018 बजट के पहले गवर्नमेंट क्या कहती थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, हम आपकी इनकम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब एक बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, ठीक है, बेचता भी नहीं है, और अचानक से गवर्नमेंट आ जाए कहे कि अब हम 10% टैक्स लेंगे, तो नाराज नहीं होगा कोई? कहेगा क्या मजाक किए हुए हो, तुम ही ने बोला लॉन्ग टर्म करो तो हम लॉन्ग टर्म लेके बैठे हुए थे, शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रिटर्न आ रही थी तब भी नहीं बेचे शेयर, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में सरकार, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में कि तुमने कहा लॉन्ग टर्म होगा तो टैक्स कम लगेगा, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था शॉर्ट टर्म में, बेचे नहीं, आज भाव भी गिर गया है। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा इसलिए हम उसको लंबे समय होल्ड किए, तुम अचानक से नाटक फैला दिए 10% टैक्स लोगे, क्या लोग नाराज होंगे? हाँ, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? प्रोविजन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया, लेकिन बहुत आसानी से आप उस बात को भी समझ पाएंगे। तो ऐसा कोई नाराजगी ना हो, उस नाराजगी को दबाने के लिए, ठीक है, ताकि वो इंसान जो पहले से होल्ड करके बैठा हुआ है उसको ये टैक्स की वजह से नुकसान ना हो, इसके लिए भी कुछ प्रोविजन में चेंज किए गए। तो आज की क्लास में वो सारी बात भी पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने कैपिटल गेन में 4 तरीके के टैक्स रेट्स होते हैं वो देखे थे, ठीक है, छोटा सा रिकैप लेंगे और फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एसटीटी पेड वाला होता है, कितना टैक्स लगता है? 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी नॉट पेड वाले पे 20% का टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाले पे 15% का टैक्स है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी नॉट पेड वाले पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स है, वट एवर रिजीम यू ऑप्ट उसके हिसाब से आप टैक्स देंगे, राइट। चलिए देखिए आगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एज अंडर, ये भी आपको पढ़ाया था कि लिस्टेड सिक्योरिटी है या जीरो कूपन बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, एसटीटी नॉट पेड वाला, ये सब कैसा है? एसटीटी नॉट पेड वाला, लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें ऑप्शन होता है 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स दे दीजिए या 20% विद इंडेक्सेशन दे दीजिए, इसका प्रॉब्लम भी कराया था आपको। बाकी एसेट में ये बेनिफिट नहीं होता है, बाकी एसेट में आपको इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा और 20% टैक्स रेट होगा। अच्छा, जब आप विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स देते हैं तो क्या इनकम भी चेंज हो जाती है, वो विदाउट इंडेक्सेशन वाली हो जाती है? नहीं, इनकम वही होती है विद इंडेक्सेशन वाली, ठीक है। एटीसी से लेके एटीयू ये क्या मिलता है क्या? एटीसी से लेके एटीयू ये आपको मिलता है क्या? जल्दी बताइए। चैप्टर 6A का डिडक्शन दैट यू गेट, चैप्टर 6A का डिडक्शन स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलता, बाकी मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी नॉट पेड वाले से मिल जाएगा, बाकी से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी टू एटीयू नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही नहीं मिलेगा, 112 और 112A, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले से नहीं मिलेगा, यही तीनों होगा स्पेशल रेट, बाकी दूसरे एसटीसीजी से मिल जाएगा। एग्जेम्पशन लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलता है आपको, लेकिन रेजिडेंट को ही मिलता है, एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है लेकिन रेजिडेंट को मिलता है पहले, लेकिन नॉर्मल इनकम से मिलेगा और फिर कैपिटल गेन से मिलेगा, पहले नॉर्मल इनकम से मिलेगा फिर कैपिटल गेन से मिलेगा, राइट। अब बात आती है कि आपके पास नॉर्मल इनकम भी है और कैपिटल गेन की भी 2-3 इनकम है, उसको कैसे यूज करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे? आइए बताते हैं। अब हाउ टू यूटिलाइज एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख ओल्ड स्लैब में होता है, ठीक है, न्यू स्लैब में 3 लाख होता है, ओल्ड स्लैब में भी अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख ही होता है, ठीक है, और एक 5 लाख होता है सुपर सीनियर के लिए ओल्ड स्लैब में, ठीक है। तो जिसका जो भी है, देखिए ओल्ड स्लैब में तो 3 लिमिट है ना, ठीक है,
2.5 लाख भी है, 3 लाख भी है, 5 लाख भी है। न्यू स्लैब में सिर्फ 3 लाख रुपए की लिमिट है। तो जो भी एग्जेम्पशन लिमिट जिसके लिए भी एप्लीकेबल है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि आप कर लीजिए कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाले से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताइए कि अगर सरकार हमें ये कहती है कि गवर्नमेंट लॉ में इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहता, लॉ कहता है कि आप एक काम करिए, पहले तो स्लैब रेट वाली जो इनकम है उससे आप अपना एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कराइए, ठीक है। फिर उसमें एग्जेम्पशन लिमिट में बच गया, मान लीजिए आपका 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है, ठीक है। आप न्यू स्लैब से जा रहे हो, 3 लाख एग्जेम्पशन है, और 2,10,000 रुपए आपका स्लैब रेट वाली इनकम थी, तो वो खत्म हो गया, 90,000 बचा। अब 90,000 कहां से एग्जॉस्ट कराए? मेरे पास कैपिटल गेन भी सारा पड़ा हुआ है, 112 ए वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे पास कैपिटल गेन पड़ा हुआ है 112 ए वाला, जिसपे हमको कितना देना है, 10%। मेरे पास 112 वाला पड़ा हुआ है जिसपे 20% देना है। मेरे पास 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है जिसपे 15% देना है। सरकार कह रही है कहीं से भी अब एग्जॉस्ट कराओ। कहां से करें? अरे यार, वहां से करो जहां पे टैक्स रेट ज्यादा लगता है। हमें एग्जॉस्ट यहां से कराना चाहिए, 112 से। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट तो ये कहती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसके बाद एग्जॉस्ट कराएंगे कैपिटल गेन, जिस पे ज्यादा टैक्स देना है वो एग्जेम्पशन में खपा दो ना यार, ताकि कम टैक्स देना पड़े। अंडर सेक्शन 112 ए, 112 सॉरी, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जिसपे 20% का टैक्स लगता है, ठीक है। ये 20% वाला है। फिर अब क्या खपाएं? अब अगर इसके बाद भी बच गया है तो हम कहेंगे ये वाला खपाओ, 15% जिस पे टैक्स देना है। जो ज्यादा टैक्स देना होता है बेटा वो खपाया जाता है। कॉमन सेंस से सोचो, जहां ज्यादा टैक्स देना है पहले वही खपाएंगे हम। तो हम खपाएंगे अब इसके बाद कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए 15% वाला। फिर अब क्या खपाएं? अब जो बच गया वो खपा दो, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन लिखने की जगह एलटीसीजी एसटीसीजी लिखें क्या हम? आपको अच्छा और अच्छे से समझ में आए। एलटीसीजी ये एसटीसीजी है, अब फिर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए 10% वाला। ये तरीका होता है खपाने का, ठीक है। यानी प्रायोरिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस क्या होना चाहिए आपका? उल्टा कर दो इसी का। हमको टैक्स कैसे पे करना है? अगर मेरे पास ये सारी इनकम है तो हमें टैक्स किस पे करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर बचा तो इस पे। उल्टा कर दीजिए ना। अब समझिए, एग्जेम्पशन लिमिट में कौन सा खप रहा है? ये पहले खप गया, तो इस पे टैक्स देने की बारी तो सबसे बाद में आएगी, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हमको टैक्स देना है, मतलब कोई एक इनकम पे जब सबसे पहले देना है तो ये देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ पेइंग टैक्स, नंबर 1, आप सबसे पहले टैक्स देते हैं एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए 10% वाला। फिर आप टैक्स देते हैं एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 ए 15% वाला। फिर आप टैक्सेस देते हैं एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 20% वाला। फिर आप टैक्स देते हैं इनकम टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, इस पे टैक्स देते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है ना, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिएगा, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी, ठीक है, कि भाई एग्जेम्पशन लिमिट में खपाना कैसे है तो पे कैसे करना है टैक्स को, राइट। चलिए आइए वापस से आते हैं यहाँ पे। टैक्स ऑन एलटीसीजी फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज।
इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज चार्जेबल एट 10%। ये हमने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट अनलिस्टेड सिक्योरिटी के केस में सेक्शन 112 में टैक्सेबल होता है, लेकिन 10% होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू टैक्स ऑन कैपिटल गेन 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A चार्जेबल टू एसटीटी। द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी और एनीवन। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये जनरेटेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर इक्विटी शेयर और इक्विटी और इंटर म्यूचुअल फंड। यहां जो लिखा है इसको काट दीजिए, गलती से कहां से आ गया आई डोंट नो। कुछ की बुक में होगा, कुछ की नहीं भी हो सकता है बुक में आपके, अगर है तो काट दीजिएगा। तो किस पे करने ट्रांसफर किसका हुआ, इक्विटी शेयर या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी और इंटर म्यूचुअल फंड। सच ट्रांजेक्शन चार्जेबल टू एसटीटी, उस पे एसटीटी लगा हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एंड ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी इवन इफ एसटीटी इज नॉट पेड। कह रहा है अगर फॉरेन करेंसी में आईएफएससी में हुआ है तो एसटीटी नहीं भी पे हुआ है तो भी 112A और 111A का ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, मानी इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का आईएफएससी में ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो 111A 112A वाला ही माना जाएगा, मतलब कम टैक्स ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आईएफएससी में एक्चुअली लगता ही नहीं है एसटीटी। ठीक है, ये सरकार की तरफ से छूट है, लास्ट क्लास में बताया था। इफ शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर दिस डेट एसटीटी मस्ट हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये क्या मतलब है? एक्चुअली ये जो एसटीटी है ना, ये 1/10/2004 को आया था। ये एसटीटी आया ही है तब है, इसी दिन एसटीटी की लॉन्चिंग हुई है 1 अक्टूबर 2004 से। इसके पहले एसटीटी था ही नहीं, तो लगता ही नहीं था। ठीक है, अब आज की तारीख में आप जो शेयर बेच रहे हो तो क्या एसटीटी लगेगा? हाँ। अगर खरीद रहे हो तो, अगर खरीद रहे हो तो लगेगा। लेकिन जो शेयर आज आप बेच रहे हो वो अगर पहले का खरीदा हुआ है, 1/10/2004 के पहले का खरीदा हुआ है, तो क्या आपने एसटीटी पे किया था? नहीं, क्योंकि उस समय एसटीटी था ही नहीं। ये नहीं कि आपने एसटीटी पे नहीं किया था, उस समय एसटीटी था ही नहीं, लगता ही नहीं था किसी भी चीज पे। अंडरस्टूड? तो इसलिए आपको दो अलग अलग पॉइंट में बताया गया, कहा ट्रांसफर के समय एसटीटी लगता है, यहां पे बोला एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। लगना दोनों तरफ चाहिए, खरीदते समय भी बेचते समय भी। लेकिन बेचते समय कह रहा है कि एसटीटी पे किया हो, और खरीदने के लिए बोल रहा है कि अगर आपने 1/10/2004 या उसके बाद खरीदा है तो आपने पे किया हो। क्योंकि उसके पहले खरीदा था तो पे कैसे की होगी, क्योंकि एसटीटी था ही नहीं, था ही नहीं, एसटीटी ही नहीं था। ये एसटीटी नाम का जो ट्रांजेक्शन टैक्स है ये पैदा ही हुआ है 1/10/2004 को। ठीक है, तो लॉ तो भाई एकदम सही बात बोलेगा ना, लेकिन आप इतना खोपड़ी मत लगाइए। ठीक है, आप अपने दिमाग में बस बैठा लीजिए कि एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इसके पहले का शेयर होगा तो एसटीटी पे हुआ ही नहीं होगा ये। ठीक है, एसटीसीजी पे टैक्स क्या लगता है? 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस वॉट ये सब तो लगेगा ही। नो डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम द अबव नोटेड कैपिटल गेन। डिडक्शन नहीं मिलता आपको यहां से, मालूम है, डिडक्शन स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं मिलता। एलटीसीजी 1 लाख रुपए तक का, जो 1 लाख के बियॉन्ड होता है उसी पे टैक्स लगता है। तो हमने बताया था कि एलटीसीजी 112A में 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड टैक्स लगेगा 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस व्हाटएवर। ठीक है, द इंडेक्सेशन बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट बी अलाउड। ध्यान दीजिएगा, 112A में लॉन्ग टर्म तो है लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देते हैं। ये बात हम लोग ने चार्ट में मेंशन की थी कि नहीं? एक बार नहीं किया है तो चार्ट में भी जरूर से मेंशन कर लेते हैं हम लोग, जो लास्ट क्लास में बनाए थे। इसमें ना ये बात भी जरूर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ये बस कर दीजिए, जगह बनाए यहाँ पे ना हम। इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, अलाउड। अब शॉर्ट टर्म में तो होता ही नहीं ना है इंडेक्सेशन, तो इसमें तो नॉट अलाउड ही बोलेंगे। नॉट अलाउड क्या, नॉट एप्लीकेबल बोलेंगे हम यहाँ, नॉट एप्लीकेबल।
सरकार यहाँ कम टैक्स ले रही है ना 112A में, तो इसीलिए ऐसा कर रही है, कह रही है कि भाई इंडेक्सेशन हम नहीं देंगे आपको। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं मिलेगा, मैंने बताया। रिबेट भी 87A का, बस रिबेट अंडर सेक्शन 87A ना बस LTCG 112A वाले से ही नहीं मिलता है, बाकी जगह से रिबेट तो मिल जाता है, लेकिन 80C टू 80U जो डिडक्शन है ये LTCG 112A से भी नहीं मिलता, 112 से भी नहीं मिलता, और STCG 111A से भी नहीं मिलता। अब आइए ये 7वें पॉइंट पे, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है यहाँ पे। Here the cost of acquisition in respect of long-term capital asset acquired by the SEC before the first day of February 2018 shall be deemed to be the higher of so and so। ये इन दोनों का हायर होगा। अब ये पहले इसकी कहानी समझनी पड़ेगी अच्छे से, कि ये जो लिखा है वो समझ में नहीं आएगा आपके कि भाई ये सब क्यों लिख रहा है, तो उसके पहले उसकी कहानी समझेंगे। 1 फरवरी 2018 इस दिन आया था बजट 2018। अब बजट 2018 आया और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाले पे को टैक्सेबल बना दिया गया एट द रेट ऑफ 10%। प्रायर टू दिस एलटीसीजी एसटीटी पेड वॉज एग्जेम्प्ट, पहले ये टैक्स फ्री होता था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इस दिन एक प्रोविजन बनाए 1 फरवरी 2018 से ही। अब बात यह आती है कि 1 फरवरी 2018 को अगर फरवरी 2018 का बजट आता है तो ये एप्लीकेबल कब से होना चाहिए था? 1 अप्रैल 2018 से। लेकिन सरकार ने इस बजट में जो प्रोविजन बनाया उसको एप्लीकेबल भी कब से किया? उसको एप्लीकेबल, ये जो बजट 2018 में प्रोविजन आया है ये एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2018 ही किया। क्यों ऐसा किया? सरकार ने टैक्सेबल बनाया। अगर सरकार ने टैक्सेबल बनाया होता, कहता है 1 अप्रैल 2018 से हम टैक्सेबल बनाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में खटाखट लोग शेयर सेल करने लग जाते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाए। राइट, अब लोगों को दिखता है कि लॉन्ग टर्म रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर शेयर में फायदा हो रहा है तो निकल लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनका अभी लॉन्ग टर्म होना था, बाद में होना था, वो तो होल्ड करके बैठे थे कि लॉन्ग टर्म हो जाएगा मेरा 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब बेचेंगे। लेकिन अब उनको रुकने का कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग रुके हुए थे कि अभी 2 महीने बाद बेच देंगे लॉन्ग टर्म होते ही, 3 महीने बाद बेच देंगे लॉन्ग टर्म होते ही, लेकिन अब उन लोगों को वो बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो क्या करते, 1 फरवरी को जैसे ही बजट आया, जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई अब हम लॉन्ग टर्म पे भी टैक्स ले लेंगे, तो लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इंतजार करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ती, वो खटाक से शेयर बेच लेते। राइट, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते देश में, तो जिस दिन बजट आता खटाक से उस दिन शेयर मार्केट गिर जाता। राइट, और अगर शेयर मार्केट उस दिन गिर जाता तो थू हो जाती किसकी? बीजेपी की। हां, देखिए, एक आम आदमी देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है, ये बजट जो है हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाएगा कि गिरा देगा, ये बात पता है किससे समझते हैं? स्टॉक मार्केट से। जस एक कॉमन मैन ये देखता है कि बजट वाले दिन शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बात की है जिससे देश ग्रो करेगा। ठीक है, व्यापारियों के हित में बात की है, व्यापार को आसान बनाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया होगा, ठीक है, टैक्सेशन को कम किया होगा, तो मार्केट बढ़ती है। मतलब जो भी बात बजट में आई है वो कॉर्पोरेट्स के फेवर में है, वो सभी कंपनियों के फेवर में है, तभी तो मार्केट में उछाल आ गया है। और अगर मार्केट गिरती है तो कॉमन मैन, देखिए कॉमन मैन बजट को एनालाइज नहीं कर सकता, वो स्टॉक मार्केट से समझता है, कहता है मार्केट गिरा है मतलब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाई है, यानी व्यापार में मंदी आएगी। राइट, तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहती थी ना कि भाई हम ऐसा कुछ अनाउंस करें आज की तारीख में और खड़ाक से मार्केट गिर जाए। तो अब समझिएगा क्या परेशानी थी, पहले परेशानी को और समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए 1 फरवरी 2018 के बाद जैसे ही बजट आया, ठीक है, अब कोई सेल कर देता है अगले दिन, मान लीजिए 16 लाख रुपए का, ठीक है, और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए 6 लाख रुपए है, तो उसका कैपिटल गेन हो जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए पे उससे 10% टैक्स लिया जाएगा, कितना हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा उसका 1 लाख रुपया।
ठीक है, अब वो नाराज हो रहा है, कह रहा है हद कर दी गवर्नमेंट। अभी 2 दिन पहले हम बेचे होते तो 1 लाख रुपया नहीं देना पड़ता, क्योंकि 1 फरवरी 2018 को ही तो बजट आया, ठीक है, और गवर्नमेंट आते ही बोल रही है कि हम 10% टैक्स ले लेंगे। अब ये बंदा जिसका ये ट्रांजेक्शन है वो एकदम नाराज हो गया है, कह रहा है हद मचा दी गवर्नमेंट। इतने सालों से चिल्ला रही थी कि लॉन्ग टर्म करो, टैक्स नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म इसीलिए तो किए, अपने शौक से थोड़ी ना किए थे। कह रहा है नहीं तो हम तो बहुत जल्दी ही बेच दिए होते ये शेयर। 16 लाख रुपए का भाव तो हमको अभी आज से 4 महीना पहले भी मिल रहा था, बेचे ही नहीं हम लॉन्ग टर्म के चक्कर में, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। और गवर्नमेंट आके आज नाटक कर दी 1 फरवरी को, कह रही है टैक्स लेंगे। भाई दर्द तो होगा इसको, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, 1 फरवरी 2018 के ऊपर जितना बढ़ेगा ना, बस उतना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, चिंता नहीं। 1 फरवरी 2018 से जितना बढ़ा है भाव, बस उतने को ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। यानी अगर तुम्हारा भाव आज तुम 16 लाख रुपए का बेचे और 1 फरवरी 2018 तक तुम्हारा भाव कितना था, 15,90,000, बस 10,000 बढ़ा है तो 10,000 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अब बताइए किसी को दिक्कत नहीं ना होगी कि भाई अभी तक जितना भाव बढ़ा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब ये टैक्स नहीं लगेगा। अगर 15,90,000 रुपया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 31 मार्च 2018 के बाद जितनी बढ़त हुई है उसी को क्या कर लेंगे, कैपिटल गेन मानेंगे। तो उसके बाद कितना बढ़ा, 31 मार्च 2018 को 15,90,000 रुपया, 15 मेरे शेयर का भाव था, मार्केट प्राइस 31 मार्च 2000, नहीं 31 मार्च क्यों लिखा, 31 जनवरी, वही बजट के एक दिन पहले, 31 जनवरी 2018 को मार्केट प्राइस था 15,90,000, ठीक है। तो अब मेरा कैपिटल गेन माना जाएगा सिर्फ 10,000, कैपिटल गेन माना जाएगा 10,000, क्योंकि 15,90,000 से 16 लाख रुपया हम, इतना ही तो हुआ है। ये किस दिन बेचे हैं, ये मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन आपका जो हुआ है, ये 2-3 दिन बाद बेचे हो आप, 3 फरवरी 2018 को बेचे हो। नाराज हो रहे थे पहले तो, अगर गवर्नमेंट ये बात नहीं करती तो नाराज होते। 3 फरवरी को बताओ, 2 दिन बाद हम बेचे तो 1 लाख रुपया टैक्स लग गया। 3 दिन पहले बेचे होते तो टैक्स नहीं लगता। तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, चिंता नहीं, एकदम लड़ाई नहीं। भाई तुम्हारा 15,90,000 का भाव हो चुका था ना, उसके ऊपर जितना बढ़ा है, 3 दिन में जितना तुम्हारा बढ़ा उतने का टैक्स दे दो भाई। 3 दिन में मेरा 10,000 रुपया बढ़ा है, इसका टैक्स कितना बना, 10,000 का 10%, 1,000 रुपया। अब वो रोना बंद कर दिया, क्योंकि 1 लाख टैक्स बन रहा था ना, अब 1,000 बनेगा। आइए प्रोविजन पढ़ते, अब आप समझ जाएंगे, नहीं तो नहीं समझते, पक्का नहीं समझते। कह रहा है जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या ली जाएगी। अगर आपका 1 फरवरी 2018 के पहले का शेयर है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी। कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख। कह रहा है एक्चुअल कॉस्ट जो है 6 लाख, वो ले लो, 6 लाख। फिर कह रहा है लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट हाईएस्ट प्राइस ऑन एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी को जो मार्केट में प्राइस है वो लो भाई, कितना है, 15,90,000, 15.90 लाख। फिर कह रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। कह रहा है कि जितने में बेचे हो वो प्राइस बताओ। मैंने कहा 16 लाख का हम बेचे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब पहले बी है लोअर ऑफ दीज टू, 1590 और 16 का लोअर, 1590 और 16 का लोअर कितना हो गया, इन दोनों का लोअर हो गया 1590। अब कह रहा है 6 लाख और 1590 में से जो हायर है, यानी कि 1590, अब इन सबका हायर, तीनों का हायर 1590, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। तो आपको कि सर ये इतना तक कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, सीधे मार्केट वैल्यू क्यों नहीं बोल दिया, आपके दिमाग में ये भी आएगा, क्योंकि आया तो अल्टीमेटली यही 1590 जो 31 जनवरी की मार्केट वैल्यू थी, बजट के एक दिन पहले वाली मार्केट वैल्यू। तो इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है, आइए समझाता हूं इस बात को। सरकार यहां पे ये नहीं कह रही है, कह रही है कि 6 लाख की चीज तुम्हारी 16 लाख में बिक गई। ध्यान से सुनिएगा, 6 लाख की चीज तुम्हारी 16 लाख की बिक गई, ठीक है। वैसे तो तुमको कैपिटल गेन ही हुआ है ना, ठीक है, सरकार टैक्स नहीं लेगी इस पे, सुनो तो मेरी बात। 6 लाख की चीज कितने में बिक गई, 6 लाख की चीज 16 लाख में बिक गई। क्या इस ट्रांजेक्शन में कोई ऐसी कंप्यूटेशन होनी चाहिए कि तुम्हारा 1 लाख रुपए का लॉस ही आ जा रहा है? क्या सरकार ऐसा भी कर सकती है? नहीं भाई, ये तो नहीं करेगी ना, सरकार तुमसे टैक्स नहीं लेगी। देखो, लेकिन 6 लाख की चीज 16 लाख रुपए की बेच के तुम ये मत बोलो कि तुमको घाटा हो गया है। अब ध्यान से समझिए,
अगर मान लीजिए 31 जनवरी को मेरी मार्केट वैल्यू शेयर की हो जाती 16.5 लाख रुपया, कितनी हो जाती 31 जनवरी को? 16,50,000 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए 16,50,000 रुपये हो जाती, तो आप कहते मेरी कॉस्ट सीधे, अगर गवर्नमेंट कह देती 16,50,000, तो आप कहते मेरी कॉस्ट 16,50,000, 16 लाख रुपए में बेचे, 50,000 का घाटा हो गया। लेकिन सरकार अब उसको 16,50,000 कॉस्ट नहीं बनवाएगी। इस केस में आपकी कॉस्ट कितनी बनवा देगी सरकार? वापस से 16 लाख रुपया, घाटा नहीं होने देगी। जैसे यहां पे 1590 की जगह अब आपका कहेंगे आप 16,50,000 हो गया मेरा उस दिन की मार्केट प्राइस 16.50 लाख। तो सरकार कह रही है जितने में बेचे हो पहले वो बताओ। मैंने कहा 16 लाख। कह रही इन दोनों में से जो लोअर है 16 लाख, फिर अब 6 लाख और 16 लाख विच एवर इज हायर, तो 16 लाख। यानी अब यहां से कॉस्ट 16,50,000 नहीं घटेगा, 16 लाख ही घटेगा और कैपिटल गेन नील हो जाएगा। अब समझ पा रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए गवर्नमेंट यही कह रही है 31 जनवरी 2018 के ऊपर जितना बढ़ा है बस उतने पे ही टैक्स लेना है, लेकिन तुम्हारी इनकम को माइनस नहीं करवा देंगे। अब ये नहीं चलेगा। अगर तुमने मार्केट प्राइस उस दिन की पहले ही तुम्हारी सेल से ज्यादा थी, मतलब उस दिन 16.5 लाख की थी तो हम 16 लाख की बेच रहे हो, तो हम 16 लाख रुपए की कॉस्ट मानेंगे, उससे ज्यादा नहीं मान लेंगे। हाँ, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट भी अब क्यों ले रहा है फिर यहां कंपैरिजन के लिए? अरे बेटा अगर ओरिजिनल कॉस्ट ही मेरी 16 लाख नहीं वो 20 लाख थी तो तुमको 20 लाख मिलना चाहिए ना ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट को इंकार नहीं कर सकता है। ओरिजिनल कॉस्ट से आपको बेनिफिट देने के लिए सेक्शन बनाया गया, नुकसान कराने के लिए नहीं। तो ओरिजिनल कॉस्ट को भी कंपेयर करवा रहा है। अब देखिए लॉ, आपको तो लॉ ऐसे याद करना पड़ेगा। आपको कैसे याद करना पड़ेगा? हायर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर बी लोअर ऑफ, उसमें आप करेंगे 31 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन। ठीक है, आप लिखना चाहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड बिफोर 1 फरवरी 2018। तो इसका होगा लोअर नहीं, पहले लिखेंगे हायर ऑफ ए और बी। इसमें ए होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बी होगा लोअर ऑफ, बी होगा लोअर ऑफ नंबर 1 मार्केट प्राइस ऑन 31/1/2018, मतलब बजट के एक दिन पहले। ठीक है, और दूसरा सेल कंसिडरेशन। मतलब अगर तुम बेचे कम का हो, 31 जनवरी की प्राइस से कम का बेचे हो, तो 31 जनवरी की प्राइस ना लेके हम जितने में बेचे हो वो ले लेंगे, ताकि घाटा मत करा दो यार 6 लाख की चीज 16 लाख में बेचे और तुम घाटा 50,000 का बोलोगे तो सरकार को नहीं चलेगा। हम इनकम नील बोल देंगे तो भी सरकार को चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट यही चाहती है भाई 31 जनवरी के ऊपर अगर तुमको फायदा हुआ है तो उस पर टैक्स ले लेंगे। ठीक है, अब 31 जनवरी के ऊपर तुमको घाटा हुआ है तो वो घाटा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो तुम 6 लाख का खरीदे थे ना। मान लो तुम 6 लाख का खरीदे, 31 जनवरी को 16.5 लाख हो गया, फिर तुम 16 लाख का बेच दिए हो, तो ये घाटा थोड़ी ना है कि 16.5 से 16 हो गया। ये खरीदे तो 6 ही का थे ना, इसलिए इस तरीके से ये बनाया गया है लॉ। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपने ऑलरेडी मुझसे पीजीबीपी में पढ़ लिया है। ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, दिस कैन बी हेल्ड एज इन्वेंट्री and it can be held as capital asset, that is investment। पढ़ा है कि नहीं पहले भी कि भाई हम शेयर्स परचेज कैसे करते हैं? इन्वेंट्री की तरह। भाई खरीदेंगे शेयर, बेच देंगे, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। भाई हमने खरीदा है, कुछ लंबा रिटर्न आएगा तब बेचेंगे, रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड वगैरह कमाते रहेंगे, एज एन इन्वेस्टमेंट हमने बाई किया है। ठीक है, तो कुछ लोगों का होता है कि शेयर्स उनके लिए ना इन्वेंट्री होता है, वो ट्रेड करते हैं, बस खरीदेंगे बेचेंगे खरीदेंगे बेचेंगे। जब आपके लिए वो इन्वेंट्री होता है तो एसटीटी इज अलाउड एज एक्सपेंस।
ठीक है, वो खर्चे की तरह अलाउ होता है, आप घटा सकते हैं इनकम निकालते समय। ठीक है, और जब वो कैपिटल एसेट होता है तो एसटीटी इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल गेन में एसटीटी इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। इन्वेंट्री जब होता है तो एसटीटी खर्चे की तरह आप अलाउ करेंगे और इनकम जो आएगी वो पीजीबीपी है। ठीक है, और कैपिटल गेन है तो फिर आपकी कैपिटल एसेट अगर मानेंगे तो आपकी इनकम जो आएगी वो कैपिटल गेन है। ठीक है, हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ये कौन सी ट्रेडिंग पे बात हो रही है? इंटरडे, इंटरडे ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं तो इंट्राडे ट्रांजैक्शन, तब आपको ये सब देखना ही नहीं है। ठीक है, तब चाहे इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री हो या फिर कैपिटल एसेट हो, ठीक है, दोनों ही केस में इनकम कौन सी आएगी? स्पेकुलेशन। मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मैंने सब पढ़ाया हुआ है ये सब पीजीबीपी में। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पीजीबीपी का चौथा लेक्चर, ठीक है, जाके देख लीजिए। मुझे इतना याद है कि ये पीजीबीपी के चौथे लेक्चर में ये सारी बात हुई थी, तो आप रिपीट कर लीजिएगा। देखो मुझे कितना याद रहता है, मुझे लेक्चर तक याद है कि इसमें कौन सा पढ़ाया है। ठीक है, और आपको याद ये भी नहीं याद रहता है ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि एसटीटी डिडक्शन की तरह अलाउ नहीं होता है, तो ये कैसे कंप्यूटेशन होता है, हाउ दिस कंप्यूटेशन वर्क्स। हम आपको प्राइस बता रहे हैं जितने में बाई सेल हुआ है, उस पर ब्रोकरेज लगता है जब हम शेयर खरीदते बेचते हैं, और एसटीटी लगता है। ठीक है, सेल 1000 रुपए में मैंने किया, 12 रुपए ब्रोकरेज लगी, 2 रुपए एसटीटी लगा। मैंने इसको परचेज कितने में किया था वो भी बता दूं, परचेज किया था मैंने 800 रुपए में, उस समय ब्रोकरेज लगी थी 10 रुपए और 1 रुपए एसटीटी लगा। खरीदते समय बेचते समय एसटीटी लगती है, ब्रोकरेज लगता है भाई, जिस ब्रोकर के तू खरीदो बेचोगे तो वो भी खर्चा लगता है। अब इसका कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है? कंप्यूट कैपिटल गेन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि सर कब खरीदे कब बेचे ये सब बता ही नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। अरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आता है आपको, यहां पे मुझे एसटीटी कैसे हैंडल होता है वो बताना है। ठीक है ना, जिस कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हो उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। बैठ के एलटीसीजी एसटीसीजी अब निकालना शुरू कर दिए, नहीं, स्मार्ट बनिए। सेल कंसिडरेशन कितने में बेचे? 1000 रुपए, ये लीजिए। फिर इसमें से घटेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? खरीदते समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे कहा जाता है? जितना खर्चा आपका लगता है खरीदने में उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है। आपने 800 रुपया में शेयर खरीदा, 10 रुपए ब्रोकरेज दी, तो 810 आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। क्या ये बात आपको याद थी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है जितना खर्चा लगता है। एसटीटी भी तो लगा है लेकिन ये कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, यही बात यहां सिखाए थे। ठीक है, एसटीटी इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस, ये खर्चा नहीं माना जाता है। तो ये जो एसटीटी है ना, ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा। दिस यू विल हैव टू इग्नोर, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब क्या क्या कंसिडर हो गया? 1000 रुपए की सेल हो गई, 800 रुपए की ये परचेज हो गई, ये 10 हो गया। अब ये 12, ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, ये 12 वाला एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। 12 रुपया हो गया, सारी चीज कवर हो गई। ऐसे निकलता है। तो ये अब आपको ये भी आपके पास नोटेड रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन। ठीक है, 822 रुपया घटेगा तो कितना होगा? 178 रुपया, ये हो गया कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉब्लम आपके साथ करने जा रहे हैं जिसमें सारी वैरायटी का एलटीसीजी एसटीजीजी सब आएगा, सारी वैरायटी आएगी। अब मैं देखता हूं कि आप अब कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। ह्यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चुकी है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने मुझे लगता है 7-8 एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम।
डिफॉल्ट रिजिम का मतलब न्यू स्लैब, ठीक है ना। सैलरी की इनकम है आपकी 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 40,000, LTCG STT पेड वाला 50,000, LTCG STT नॉट पेड वाला 60,000, STCG STT पेड वाला 1.5 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आखिरी में आ गया STT नॉट पेड वाला 60,000, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 2,25,000 आपका बन रहा है, 2,25,000 रुपए का आपके पास डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी है, ठीक है। अब आप बताइए GTI TI टैक्स, तो आप बता तो पाएंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए इनकम कितनी है, पहले तो GTI निकाल लेते हैं, ठीक है। सैलरी, फिर से लिखेंगे सैलरी 2 लाख रुपया, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, सैलरी की इनकम 2 लाख रुपया है, जल्दी से बताइए सैलरी की इनकम लिखी कितनी जाएगी, 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, तो सैलरी की इनकम हो जाएगी 1,50,000 रुपया, ठीक है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। हम यहां पे लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी, ताकि आपको याद रहे कि नेट कराना है, ठीक है। सैलरी 1.5 लाख रुपया, या अगर आप चाहें तो हम क्वेश्चन में नेट सैलरी अगर ये लिखे हुए हैं तो आपको डिडक्शन नहीं लेनी होगी, ये भी आपको याद रखना होगा। इफ आई हैव रिटन नेट सैलरी देन इट इज आफ्टर डिडक्शन, तो अगर मैं नेट सैलरी लिख देता हूं तो ये 2 लाख रुपया हो गया। मैंने दोनों बात कर ली ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जाम में सिर्फ सैलरी वर्ड भी यूज कर ले तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, आप ये मान लेंगे कि दिस इज ऑलरेडी आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नेट सैलरी मान लेते हैं, 2 लाख रुपया। एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें ग्रॉस सैलरी भी मान लेंगे ताकि आपके पास दोनों चीज पड़ी रहेगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 40,000 रुपये है, LTCG STT पेड वाला 50,000 रुपया लिखा हुआ है, जल्दी बताइए ये क्या होगा, ये तो एग्जिम्ट हो गया, ठीक है, तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं। फिर आया, क्योंकि LTCG STT पेड वाला 1 लाख रुपए तक एग्जिम्ट होता है, तो अब LTCG 112 वाला 60,000 है, ठीक है। फिर STCG 111A वाला STT पेड 1,50,000, और फिर आएगा STCG बस लिखते हैं इसको, इसके आगे सेक्शन की जरूरत नहीं है, STCG 60,000। अब इसकी जोड़ लगाइए, ये हो गया आपका GTI ग्रॉस टोटल इनकम, 240, 3 3 4 50, कितना आ रहा है भाई, 240, 3 लाख, 4,50,000, 5,10,000 आ रहा है क्या, चेक कर लो। राइट, अब देखिए डिडक्शन आपकी कितनी है, 2,25,000 रुपए की, तो क्या आप 2,25,000 रुपए की डिडक्शन सीधे घटा लोगे, नहीं, पहले आपको चेक करना होगा क्या वो इनकम उतनी है जहां से हमको डिडक्शन लेना है। डिडक्शन आपको कहां से मिलती है, स्लैब रेट वाली इनकम से, स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं मिलती। तो पहले चेक कर लो कि स्लैब रेट वाली इनकम क्या 2,25,000 है कि डिडक्शन आप ले पाओगे। तो ये रही नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम से मिलेगा, ये रही नॉर्मल इनकम, और ये भी रही नॉर्मल इनकम, ठीक है। बाकी ये दोनों तो स्पेशल रेट इनकम है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। सिर्फ नॉर्मल रेट वाली इनकम कितनी है, 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 और 60,000, 3 लाख, 3 लाख है, तो आप 2,25,000 घटा सकते हो, आप 2,25,000 रुपए की यहां से डिडक्शन ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाऊं, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊं, आप नेट सैलरी को कर लो 1 लाख, देखो अभी मजा आ जाएगा, नेट सैलरी 1 लाख, अभी बहुत आनंद आएगा। देखिए मैंने 1 लाख कर दिया, भाई मैं एक ही क्वेश्चन में वैरायटी चेंज करते जा रहा हूं खटाखट, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ती जाए आपकी। अब देखिए नॉर्मल इनकम कितनी है,
1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000 और 60,000, 2 लाख, 2 ही लाख रुपए नॉर्मल इनकम है। डिडक्शन भले 2,25,000 रुपए का आपको बनता है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपका 2.25 लाख रुपए का डिडक्शन बन रहा है अलग अलग सेक्शन मिला के, लेकिन आपको 2 लाख से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, 2 ही लाख मिलेगा। अब आया मजा? 2,25,000 रुपए का डिडक्शन था तो भी 2 ही लाख मिला, क्योंकि वो इनकम जिससे डिडक्शन मिल सकता है वही 2 लाख है। भाई साहब वो इनकम ही 2 लाख से ज्यादा नहीं है तो डिडक्शन कहां से ले लेंगे 2 लाख से ज्यादा? तो अब आएगा आपका टोटल इनकम 3,10,000, टोटल इनकम 3,10,000, ठीक है। अब 3,10,000 में से 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लेनी है, कौन सी लेनी है? एक तो ये तरीका मैंने सिखाया था, दूसरा तरीका मैंने सिखाया था कि ये सब छोड़ो, आपको पिछले क्लास का नोट्स दिखाते हैं। दो तरीका है, या तो ये देखो कि एग्जेम्पशन कहां से मिलेगी, ये वाला चार्ट बनवाया था, और फिर बोला था या तो फिर ये सीख लो कि टैक्सेस कैसे देना है, ठीक है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाऊं, मजा आएगा। पहले आपको ये वाला सिस्टम समझाते हैं, ये ज्यादा आसान है। अरे एग्जेम्पशन कहां से क्लेम होगा मत लगाओ इतनी खोपड़ी, याद करो कि टैक्सेस कैसे पे करना है, पहले 10% वाला, फिर 15% वाला, फिर 20% वाला, फिर स्लैब वाला। ये आसान है ना? आओ आओ जरा सा वापस क्वेश्चन पे। पहले हम लोग पे करेंगे 10% वाला टैक्स। 10% वाला कहां है ही नहीं है। अब इसके बाद हम पे करेंगे टैक्स 15% वाला। करना कितने पे? सिर्फ 10,000 पे करना है, ठीक है। 15% वाला टैक्स पे करेंगे। 15% वाली इनकम कितनी है? ये 1,50,000, बस इसी के 10,000 पे, बस 10,000 पे करना है ना हमको। तो हमको पे करना है टैक्स ऑन STCG 111A वाला 10,000 रुपया एट द रेट ऑफ, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट से एग्जॉस्ट भी तो कराते हैं हम। टैक्सेस कैसे पे करते हैं? सबसे पहले 112A वो था ही नहीं, अब 111A वाला पे करेंगे। 10,000 है तो 10,000 में से 111A पे कर देंगे 15%। कितना हो गया? नहीं, ये तो 4,10 हो गया ना बेटा, टोटल भी तो हम गड़बड़ कर दिए। फिर जब ये 1 लाख की है तो ये टोटल ही कम हो गया, 4,10,000 हो गया, ठीक है। 2 लाख घटा तो 2,10,000 हो गया, तो टैक्स आएगा ही नहीं, फिर तो नील हो गया, ठीक है। टैक्स पेबल नील, 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है। सपोज, चलिए अब यहां पे करते हैं, सपोज टैक्सेबल इनकम वॉज 3,10,000, तो अब क्या होता? हम सबसे पहले पे करते हैं किस पे? सबसे पहले किस पे करते हैं? जल्दी बोलो, सबसे पहले किस पे करेंगे? सबसे पहले पे करेंगे LTCG 112A पे। LTCG 112A वाला है ही नहीं है कौन सा? STCG 111A वाला, उसके बाद पे करते हैं। तो 15% वाले पे करेंगे, तो हम कहते हैं STCG अंडर सेक्शन 111A 10,000 रुपया एट द रेट ऑफ 15%, 1,500 रुपया। बस इसके बाद सरचार्ज वगैरह ये सब कुछ देख लेते। हाँ, हालांकि यहाँ पे भी आपको रिबेट मिल जाता, रिबेट 112A से नहीं मिलता है, यहाँ पे रिबेट मिल जाता, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 1500, टैक्स पेबल नहीं। समझ में आ रहा है आपको? आइए एक एग्जांपल और करते हैं। ग्रॉस सैलरी 1,50,000, हाउस प्रॉपर्टी 50,000, PGBP 1,50,000, LTCG STT पेड 1,50,000, LTCG STT नॉट पेड 80,000, STCG STT पेड 1,20,000, STCG STT नॉट पेड 70,000। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। चलिए कंप्यूट कीजिए टैक्स।
अच्छा, क्या ये सब सर यहीं पे खत्म हो जाएगा टैक्स कंप्यूटेशन, या अभी और भी सीखेंगे हम लोग? एक्चुअली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना आप सीखेंगे लॉटरी वगैरह की ये सब इनकम भी, जिसको हम कहते हैं कि तकदीर से जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, और इन पे भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। तो एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अभी और पढ़ना है अदर सोर्सेज में। तब जब वो भी पता चल जाएगा ना, तो ये जो 3 कैपिटल गेन की स्पेशल रेट है, एक अदर सोर्सेज की स्पेशल रेट है, मिला के अब टैक्स कैसे निकलता है, फिर से आपको ये सब देखने का मौका मिलेगा, राइट। तो अभी मौका मिलेगा, फिर टोटल इनकम पढ़ेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक चैप्टर आएगा टोटल इनकम। तो अभी सिर्फ कैपिटल गेन पे एक्सक्लूसिव बात हो रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए देखिए, सैलरी की इनकम कितनी है। ग्रॉस सैलरी है ना 1.5 लाख, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, तो सैलरी हो जाएगी 1 लाख, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी, 50,000, पीजीबीपी 1.5 लाख, एलटीसीजी एसटीटी पेड वाला 1 लाख एग्जेम्प्ट होता है, तो एलटीसीजी 112A वाला हो जाएगा सिर्फ 50,000, 1 लाख एग्जेम्प्ट हो गया। एलटीसीजी 112 वाला 80,000, एसटीसीजी 111A वाला 1,20,000, और फिर सादा सादा एसटीसीजी जिसमें कोई सेक्शन नहीं 70,000, ठीक है। चलिए, एक्चुअली हम उसके आगे इनकम का सेक्शन थोड़ी ना लिखते हैं, हम सेक्शन कौन सा लिखते हैं, टैक्स रेट वाला सेक्शन लिखते हैं कि ये कौन से टैक्स रेट वाला एलटीसीजी है, राइट। चलिए जोड़ लगाइए भाई, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3, 3.5, 3.5 और 1.5, 4, 5, 6, 20, 6,20,000 ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन आपको देखना है 1,60,000 मिल जाएगा कि नहीं। नॉर्मल इनकम 1,60,000 होनी चाहिए, ये रही नॉर्मल, ये रही नॉर्मल, ये रही नॉर्मल, ये रही नॉर्मल, मिला के कितना है 3,70,000 है, मिलेगा डिडक्शन आराम से। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल इनकम एबनॉर्मल इनकम नहीं होती है, नॉर्मल का मतलब इनकम विच इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, और किसको हम नॉर्मल रेट बोलते हैं, स्लैब रेट को नॉर्मल रेट बोलते हैं, और बाकी रेट को स्पेशल रेट बोलते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 1,60,000 कितना हो गया, 4,60,000 रुपया टीआई हो गया टोटल इनकम, ठीक है। अब 4,60,000 रुपया अगर मेरी टोटल इनकम है, तो आप बस इतना बताओ मुझे टैक्स कितने पे करना है, मुझे टैक्स कितने पे करना है। मुझे टैक्स पे करना है 3 लाख रुपए तक नहीं करना होता है, 1,60,000 पे टैक्स पे करना है, मानते हो, 1,60,000 रुपए पे टैक्स पे करना है। ठीक है, 1.6 पे हमको टैक्स पे करना है। तो अब कैसे पे करना शुरू करें, सबसे पहले किस पे टैक्स पे होता है, टैक्स ऑन एलटीसीजी 112A 50,000 एट द रेट ऑफ 10%, 5,000, 50,000 पे हो गया, इसे 1,60,000 में से 50,000 पे टैक्स हो गया। अब किस पे करना है, 111A पे करना है, टैक्स ऑन एसटीसीजी 111A कितना है ये, 1,20,000, नहीं 1,20,000 तो बचा ही नहीं, 1,10,000 पे ही करना है तुमको बस, 1,10,000 एट द रेट ऑफ कितना, 15%, देखो कितना हुआ, 1,10,000 गुणे 15%, 16,500, 16,20, 21,500 रुपया, ठीक है। अब बात आती है रिबेट मिलेगा कि नहीं, रिबेट मिलेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो होता है वो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे मिलता है, तो भैया मेरी इनकम 7 लाख रुपया से कम है, ठीक है। दूसरी बात, रिबेट जो मिलता है 112A वाले से टैक्स से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपया रिबेट होता है, लेकिन 25,000 मिल नहीं पाएगा क्योंकि इस वाले से रिबेट नहीं ना मिलता है, रिबेट सिर्फ और सिर्फ इससे मिलेगा, इस वाले से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा रिबेट, इसलिए 16,500 का ही रिबेट होगा, 5,000 रुपया बच जाएगा आपका, ठीक है। अब इस पे लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, हो जाएगा कितना, 50 चुके 200 रुपये, 5,200 इज द टैक्स पेबल।
तो देखिए अभी आपने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया ना वो प्रायोरिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस के हिसाब से किया। जो मैंने सिखाया कि भाई टैक्स पे करने की प्रायोरिटी क्या होती है, पहले 112 ए पे दे दो, फिर उसके बाद किस पे दे दो, 111 ए पे दे दो, फिर 112 पे दे दो, और बाकी फिर स्लैब रेट वाली इनकम पे दे दो। लेकिन भाई लॉ तो ये ऐसे सिखाता नहीं है। लॉ क्या कहता है, एग्जेम्पशन लिमिट क्लेम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आपको क्या उसके हिसाब से सिखाएं। एग्जेम्पशन लिमिट कितनी क्लेम करनी है, 3 लाख। कैसे क्लेम होता है, कैसे क्लेम होता है, पहले क्लेम होता है स्लैब रेट वाले से। तो स्लैब रेट वाले पे पहले टैक्स खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, जब देखो स्लैब रेट वाला, अच्छा डिडक्शन कहां से मिली 1,60,000, वो भी तो स्लैब रेट वाले से ही मिली है। ठीक है, स्लैब रेट वाली इनकम कितनी है, ये देखिए मेरे पास 3 स्पेशल रेट वाली इनकम है। ठीक है, स्पेशल रेट। नॉर्मल इनकम कितनी है जरा देख लो तो, नॉर्मल इनकम अभी हम नॉर्मल इनकम दिखा रहे हैं, ये रही और इसमें से 1,60,000 डिडक्शन घटा है। नॉर्मल इनकम कितनी, 1.5 3 3 70 3 70 में से 1,60, 3,70,000 माइनस 1,60,000। क्या मैं आपको लिख दूं कि इस ये जो टोटल इनकम है 4,60,000 की, इसमें से नॉर्मल इनकम कितनी है और स्लैब रेट की इनकम कितनी है, अलग अलग कर दूं। देखो ये 4,60,000 अगले पन्ने पे करते हैं। ये जो 4,60,000 रुपए का टीआई है, इसमें से नॉर्मल इनकम है आपकी 2,10,000। ठीक है, और बताइए बाकी ये 3 तो स्पेशल रेट वाली इनकम है। ये स्पेशल वाली है 50,000 80,000 1,20, 50 80 1,20, 50 80 1,20, 50,000 50,000 कितना कितना बोले थे, 50,000 80,000 1,20। पचास हजार कौन सी है, 112 ए, 112 112 ए, 112 और 111 ए वाला है। ठीक है, जरा जोड़ लगा के भी चेक कर लो 460 हो रहा है कि नहीं। हम आपको ये दिखा रहे हैं 4,60,000 रुपए की जो टोटल इनकम है उसमें कौन सी नॉर्मल इनकम है, कितनी स्पेशल इनकम है। नॉर्मल इनकम एक तरफ ले लो, स्पेशल इनकम अलग ले लो ताकि टैक्स निकाल पाओ। तो नॉर्मल इनकम कैसे निकाले, डिडक्शन कहां से मिलता है, नॉर्मल इनकम से ही मिलता है, स्पेशल रेट इनकम से तो डिडक्शन मिलता नहीं है चैप्टर 6 का। तो भाई जो भी 1,60 घटा है नॉर्मल इनकम से घटा है। नॉर्मल इनकम कौन सी है, ये और ये। देखो 1,50,000 1,50,000 और 3,00,000 3,70,000, 3,70,000 में से 1,60 घटाए कितना हो गया, 2,10। ठीक है, बाकी पे तीनों इनकम स्पेशल वाली ये एज इट इज कॉपी कर दिए यहां। अब इसकी जोड़ लगा के चेक कर लो क्या 460 आ रहा है कि नहीं। 2,10,000 वही आएगा, 2,10,000 50,000 80,000 1,20,000, ये हो गया 4,60,000। ठीक है, अब मैंने बताया कि एग्जेम्पशन लिमिट कैसे क्लेम किया जाता है। 3 लाख रुपए का एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो पहले तो तुम 3 लाख की एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करोगे, देखो नॉर्मल 2,10,000 खप गया। ठीक है, 3 लाख टू एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, एग्जॉस्ट कैसे कराएंगे, सबसे पहले तो आपका नॉर्मल चला जाएगा 2,10 का। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन से घटाना होता है और जिसपे ज्यादा टैक्स लगता है ना पहले हम वो घटाते हैं। ठीक है, ये 20% वाला है, ये 10% वाला है, ये 15%, पहले तो 20% वाले को खपा दो। ठीक है, 3 लाख खपाना है, 80,000 रुपये हम ये घपा देते हैं 112 वाला। ठीक है, तो 290 हो गया, 10,000 और खपाना है तो ये 111 ए वाले में से 10,000 खपा दो ना, 111 ए वाले में से 10,000 और खपा दिए। ठीक है, तो यानी क्या हुआ देखो, ये खत्म हो गया पूरा। ठीक है, ये 80,000 खत्म हो गया, ये बन गया 1,10,000। ठीक है, तो अब इतने पे ही बैलेंस पे मुझे टैक्स देना है, ये खप गया खत्म, ये 3 लाख रुपए की खपत हो गई। ठीक है, मुझे टैक्स देना है 50,000 यहां, 1,10,000 यहां। देख लो 50,000 यहां और 1,10,000 यहां। देखे इतना मेहनत था एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कराने का, अगर हम सोचेंगे। ठीक है भाई, राज अग्रवाल से पढ़ते हो तो स्मार्टनेस तो आनी चाहिए ना। एग्जेम्पशन लिमिट सरकार को बोलने दो, हम उल्टा गेम खेलेंगे। ठीक है, जिस ऑर्डर में एग्जेम्पशन लिमिट सरकार बताती है उसी का उल्टा हम टैक्स पकड़ लेते हैं। सरकार कहती है एग्जेम्पशन लिमिट कैसे होना चाहिए, कहती है एग्जेम्पशन लिमिट कैसे लेना है, कहती है पहले स्लैब ले लो, फिर कहती है 112 ए ले लो, नहीं फिर कहती है 112 ले लो, फिर 111 ए ले लो,
फिर 112A ले लो। हम कहते हैं उल्टा कर दो ना इसका, ये टैक्स पेमेंट हो बन जाएगा। तो टैक्स पे कैसे करें? हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि सबसे पहले 112A पे दे देंगे और फिर उसके बाद 111A पे दे देंगे, फिर 112 पे दे देंगे, फिर स्लैब पे दे देंगे। और कितने पे टैक्स देना है ये हम देख लेंगे क्वेश्चन में। जैसे अगर मान लीजिए 4,60,000 आया है तो 3 लाख पे तो नहीं देना, मालूम 1,60,000 पे देना है, इसी ऑर्डर में दे देंगे। 1,60,000 पे देना है, इस ऑर्डर में दे देंगे टैक्स। कैसे दिया हमने? सबसे पहले 112A पे दे दिया, फिर 111A पे दे दिया। फिर रिबेट लेते समय ध्यान देंगे कि जो 112A वाली इनकम पे टैक्स आया उसमें से रिबेट ना घट जाए। ठीक है, तो भाई 5,000 से रिबेट नहीं घट रहा है, 16,500 आया तब इतना रिबेट हम घटा लिए। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। प्रैक्टिस तो खूब करनी होगी, मेहनत खूब करनी होगी। ठीक है, आपको और मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये मौका खत्म हो गया है। यू विल फाइंड मोर ऑप्शन टू सॉल्व सच क्वेश्चन व्हेन यू विल बी when you have completed this income from other sources। ठीक है, IUS कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट हेड ऑफ इनकम है, तो आपको फिर वहां पे भी ऑप्शन मिलेगा इस तरीके की कैलकुलेशन करने का। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने टैक्सेस पे फोकस किया, अभी मुझे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ करना है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, आपसे कुछ कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन वापस से करते हैं। भाई टैक्सेस हो गया, कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन और कर लेते हैं और कुछ MCQs करेंगे अगली क्लास में। विल स्टॉप हियर।